अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर 99 पाकिस्तानी सियासी तारीख़ के अंदर बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जिसने पाकिस्तानी रियासत को बहुत कमज़ोर किया है। उसी में से 12 अक्टूबर 99 एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने उठाकर बाहर फेंका और इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये दास्तान पाकिस्तान में 4 दफ़ा दोहराई जा चुकी है, लेकिन उसके अलावा जितनी हुकूमतें बनाई और गिराई गईं उसकी तादाद गिनना काफ़ी मुश्किल काम है। 90 की दहाई में जितनी हुकूमतें गिराई गईं या बनाई गईं उन सारों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। फिर उसके बाद 9 साल तवील अरसा मुशर्रफ ने ख़ुद इक़्तिदार पर कब्ज़ा किए रखा। उसके बाद लगा ये कि शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 बड़ी सियासी जमातों ने साइन किया। इनमें से एक जमात जो थी PMLN, वो कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा बन जाती थी, फिर उसको इक़्तिदार से गिराने के लिए पीपल्स पार्टी वाले साथ मिल जाते थे, फिर दूसरे की बारी लग जाती थी। ये बारियाँ चलती रही और मुल्क कमज़ोर होता गया और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती भी रही और गिराती भी रही और काम आगे चलता रहा। 2013 के इंतखाबात के मतलब 2007 में मोहतरमा की असैसिनेशन हो गई थी। ना इंतहाई तकलीफ थे वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, वो वाक़यात जिनको कभी नहीं भुलाना चाहिए। उसी में से 1 दिसंबर 2007 का वाक़या। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और 2008 से 13 में जो उन्होंने हुकूमत की उसके नतीजे में शायद पहली दफ़ा थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक मुकम्मल तौर पर कम अज़ कम पंजाब के हलकों में लूज़ करने में कामयाब होगी। जो काम कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं कर सका था, वो काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसने 5 साल ऑफिस में गुजारे थे, उससे पंजाब में उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया। 2013 से 18 नून लीग की हुकूमत आती है, तो जिस तरीके से चौथे साल में पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में नाअहल करार पाया था, उसी तरीके से PMLN के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो 12 अक्टूबर 99 को एक मार्शल के नतीजे में गए थे, वो 2017 में पनामा पेपर्स का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था और पनामा पेपर्स का केस सुनते सुनते अचानक उनको इकामा मिला। इकामा के अंदर से अकाउंट रिसीवेबल मिला और उन्होंने उसको कहा कि सादिक और अमीन नहीं है, तो डिसक्वालीफाइड। ये वो सिलसिला है जो ना कभी रुकता है और ना पाकिस्तान संभलता है। ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ। तहरीक इंसाफ 2011 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक या उससे चंद माह पहले तक इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा शख्सियत थे इमरान खान, और PTI उनकी फ्यूचर की पार्टी थी, क्योंकि 2 पार्टियों को वो कहते थे इन्होंने बारी लगाई हुई है, जान छुड़वानी है। इमरान खान के ऊपर ये 10 साल की इन्वेस्टमेंट जो थी, ये 10 अप्रैल 2022 को ज़मीन बोस हो गई जब उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ़ को मीर जाफ़र और मीर सादक के अलकाबात से पुकारना शुरू कर दिया और फिर ये सिलसिला चलते चलते 9 मई 2023 हो गया। और 9 मई 2023 भी उतना ही भयानक और ख़ौफनाक है जितना पाकिस्तान में कोई मिलिट्री डिक्टेटर मार्शल लगा दे, क्योंकि अपनी कौम को अगर फ़ौज से लड़वा दिया जाए तो वो फिर मुल्क के अंदर जो नारकी फैलती है वो अगर कोई सियासतदान देख नहीं सकता तो वो भी काबिल अफसोस है। लेकिन क्या हम इन वाक़यात से कुछ सीख के आगे निकलेंगे? काफ़ी मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी आसान नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि हम अभी तक भी इसे सीख पाएँ। हमने मुल्क 2 हिस्सों में बांट दिया अपना, नहीं सीख पाए। ख्याल ये था कि शायद 71 के बाद ये दोबारा काम नहीं होगा, नहीं रुके हम लोग। आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी शिकें डाली गई, आर्टिकल 6 डाला गया। ख्याल ये था कि ये डिटेर करेगा, रोकेगा, खौफ पैदा करेगा, लेकिन उसके बावजूद 77 दोबारा हो गया। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, ये बात इस पार्टी की जो पूरी सियासी तारीख़ है उसका भी अजीब सफ़र है। ये मार्शल्लाई दौर के अंदर ये इनकी सियासत का नवाज़ शरीफ का आगाज़ होता है जनरल जिलानी, जनरल ज़िया के साथ, और फिर मुख्तलिफ़ 90s के अंदर जो फ़ौजी जर्नैल थे उनके साथ इनके ताल्लुकात की नोयत ऐसी रही कि कभी इनकी हुकूमत बनाने में रोल अदा करते रहे, कभी इनकी हुकूमत गिराने में रोल अदा करते रहे। 90 में जब नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो IGI बनवाई इसलिए गई थी कि मोहतरमा को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए और नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार कैसे दिलाया जाए। 93 में उसी नवाज़ शरीफ को, जिसको बड़े चाव से वो लाए थे, धक्का मार के गिरा दिया और मोहतरमा की हुकूमत बना दी। फिर दोबारा में 97 में उनकी हुकूमत बनती है, फिर 12 अक्टूबर 99 हो जाता है। तो ये तारीख़ कहीं दुरुस्त रास्ता इसको इख्तियार करना चाहिए। जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत है आज, वो सारे इस सफ़र में साथ रहे हैं नवाज़ शरीफ के, तो उनसे पूछेंगे कि उतार चढ़ाव ऐसे ही आगे चलेगा या कोई बेहतरी वाला मामला भी आइंदा पाकिस्तान को नसीब होगा। इसहाक डार साहब, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। डार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज 12 अक्टूबर के दिन हम सोचते थे कि PMLN यौम स्याह मनाएगी और कुछ अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेगी कि ये जो लोग इक़्तिदार के ऊपर काबज़ होते रहे, इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा आया नहीं आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि ये साइकिल जो पाकिस्तान में आपने गिनवाई, ये बड़ी बदकिस्मत साइकिलें हैं और इन साइकिल्स में पाकिस्तान ने और आवाम ने बहुत कुछ खोया
आज पाकिस्तान कहीं और होना चाहिए था। जो पाकिस्तान का कंपैरिजन अपने हमसाया मुल्क इंडिया के साथ था और जो आज है उसमें बहुत ज़्यादा गैप कई गुना बढ़ चुका है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर ये साइकिल्स ना होती और कंसिस्टेंसी के साथ ये मुल्क मार्शलों का यानी तजर्बा ना करता और पाकिस्तान आगे जाता जमहूरियत के प्रोसेस के ज़रिए, तो आज हमारी आवाम शायद एक मुख्तलिफ और एक बहुत अच्छा पाकिस्तान अपने सामने देख सकती थी। अब हम हर टेन्योर का अगर तजिया करें, जैसे आपने किया 90 से 93, फिर 93 से 97, फिर 97 से 99, फिर एक तो वो बहुत टाइम चाहिए, बहुत लंबा चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसका एक हल ये था कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में एक हमने शिक लिखी थी। मालूम है कि मैं उसकी ड्राफ्टिंग में मैं और रज़ा रुबानी इनिशियली और फिर आसन इकबाल साहब और सफदर अब्बासी ज्वाइन हुए, तो वो हमने 2002 में जो सफ़र शुरू किया 2006 में मुकम्मल किया। इनिशियली कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके बाद फिर कानूनी तरमीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस एट्सेट्रा। उसमें एक था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। एक चीज़ मैं समझता हूँ कि ज़रूर होनी चाहिए, और जो जितनी आपने अभी इंट्रो में कहा है ये सारी की सारी वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को चाहिए कि डॉक्यूमेंट करे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, कौम ने उसका क्या। अभी अब लेटेस्ट को ले लेते हैं। लेटेस्ट ये था कि गवर्नमेंट अच्छी भली चल रही थी। 2013 में पाकिस्तान जो है मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था और 6 से 7 महीने एक का डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्टेड था। ये इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोजेक्शंस थी और ये किसी को नहीं पता था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और हुकूमत बनाएगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में इलेक्शन को जीता और कौम ने हमें मैंडेट दिया। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, आपको याद है उसका काफ़ी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे मीडिया की तरफ से उस सारे प्रोसेस में। तो आपने देखा कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, वो 4 साल के बड़े कलील अरसा में, जिसको कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे क्वागमायर से निकलने के लिए, वो लोएस्ट इन्फ्लेशन 46 साल की हो गई, 3.6% के करीब। फूड इन्फ्लेशन 2% पे आ गई। आपको स्टॉक मार्केट जो मर्ज हो के इलेक्शन के दिन 19,000 थी, मियां नवाज शरीफ ने ओथ ली 5 जून 2013 को, तो उस दिन 21,000 थी, वो 54,000 क्रॉस कर गई। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है रिकॉर्ड हिस्ट्री उन्होंने अपनी बना ली, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए। 2017 में आपकी हुकूमत फिर किसने गिराई? 2017 में आपकी हुकूमत किसने गिराई? मैं उधर वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये वही जो कॉन्स्पिरेसी है, जो पनामा, देखिए वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। देख, अगर हमने वही उसमें उसको एनालाइज कर रहे हैं अगले इलेक्शन जीतने के बाद, तो फिर उसी पर एनर्जीज लगेंगी। अगर हम एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दें, क्रेडिबल उसमें लोग हों और वो उनको ये डॉक्यूमेंट करने दें, ताकि कौम को भी पता हो कि क्या हुआ है, लोगों को भी नेम शेम होगी कि आइंदा अगर करेंगे तो ये हम एक्सपोज होंगे, और उनको ये काम करने दें। हम मुल्क को देखें कि नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था, बन गया, लेकिन हम सोच रहे थे कि उसके ऊपर आपकी पार्टी फर्दर कंसोलिडेट करते हुए कोई एक बयानिया देगी, लेकिन आप लोग रुक गए उसके ऊपर। वो बयान ये था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब और इजाज़ुल हसन, इनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। आप रुक गए उसके ऊपर, क्या अब आपका उनकी अकाउंटेबिलिटी का इरादा बदल गया? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन सारी अकाउंटेबिलिटी करेगा, सारे फैक्ट्स लेगा। मैं भी जाऊंगा, मैं भी बताऊंगा कि मैंने कभी। क्या जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी से आप पीछे हट गए? क्योंकि एक तासुर ये मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब एक पैगाम लेकर गए थे नवाज शरीफ के पास, उसके बाद वो पीछे हट गए। मलिक साहब, नहीं, इधर मेरा ख्याल है कि ये ऑल स्पेकुलेशंस हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अगर इस कौम ने रहना तो फिर वही होगा जो पिछले 30 साल से हो रहा है। मैं कम से कम 35 साल से यही देख रहा हूँ। भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान को जब हमने 24वीं मईशत बनाया था, उस वक्त को आप लेंगे, क्यों फिर उस वक्त टांगे खींची गई? अब बजाय ये कि उसको दोबारा अब 47 और 42 मईशत बना के रख दिया 5 साल, अगर आपसे मिल जाए 5 साल में, क्या जो बयान था नवाज शरीफ का कि जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, क्या आप उससे पीछे हट गए? नहीं, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है, ना आगे जाने की बात है। इसमें बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी जो है, देखिए क्या हमारी इस वक्त अकाउंटेबिलिटी है, इंतकाम प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान को ठीक करना है। यू डिसाइडेड, आप रेफरेंडम करवा लें, फिर अगर कौम ने फैसला करना है तो कि अकाउंटेबिलिटी पहले करिए, पाकिस्तान को ठीक करना है। दोनों काम हो सकते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि दोनों काम करेगी, कहना चाहिए इट्स नॉट डूएबल। नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए मलिक साहब, नहीं, ये आप कह रहे हैं, नहीं मलिक साहब, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। क्यों कहें? हम
जब हम कह देंगे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा, और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, तो हम एक तरफ इकॉनमी को, हमारा पूरा एनर्जी जो है वो फोकस होगी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। हम वो जमात है जिसने 24वीं मीशत बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान का पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट 1 ट्रिलियन से क्रॉस किया, हम वो जमात है जिसने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मुल्क में करीबन 5.5% पे लाए, स्टॉक मार्केट का $100 बिलियन की वर्थ हो गई, आज 26 बिलियन है। उसके अंदर जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन 4 लोगों का नवाज शरीफ ने नाम लिया था, क्या ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इनको तलब करेगा? ये आप व्हाई यू आर मलिक साहब, व्हाई यू आर फिक्सेटेड ऑन 4 नेम्स, व्हाई नॉट फ्रॉम 2011 जब रोल आउट किया गया मीनार पाकिस्तान में एक इमरान खान को, और वो 2011 व्हाई नॉट 2014 का धरना, व्हाई नॉट सेकंड धरना? ये अगर धरने ना होते मलक साहब, 2014 के धरने के पीछे कौन था? 2014 के धरने के पीछे कौन था? एक सेकंड ना जी मलक साहब, आप बच्चे नहीं हैं, आप बच्चे नहीं हैं, ये केस चल रहा है ना 2014 के धरने का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, कौम भी देख रही है। मलक साहब क्या ये मीडिया की पॉलिसी है डिवाइड एंड फाइट एंड मुल्क का बेड़ा गर्क करना, ये मुल्क को ठीक करना? आई थिंक वी शुड बी ऑन सेम पेज। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है वो फैजाबाद धरने का है, उसके लिए, और फैजाबाद धरने के अंदर जनरल फैज का नाम लेकर काजी फैजी साहब ने ऑर्डर लिखवाया हुआ है, लेकिन 2014 के पीछे कौन? अगर मीडिया ने इसी पे रहना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अगर आपकी सोच यही है कि भाई इंतकाम का अनाउंस करो, या फिर हम कह रहे हैं ना कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को, अवाम के मसाइल को ठीक करना, वो जमात कह रही है जो 24वीं मीशत जिसने बनाया, वो जमात कह रही है कि जिसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस अथॉरिटी ने लिखा, आपके पास रिपोर्ट की कॉपी है वरना मैं भेज देता हूँ, कि ये 2030 में दुनिया के जो ग्लोबल G20 प्रीमियर क्लब है उसमें शामिल होगी। तो क्या वो हमें वापस लेकर जाना चाहिए? मैं हम कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा, मामला जो हम लोगों ने खुद से घड़ा और घर बैठ के, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो नवाज शरीफ ने, आपकी पार्टी के लीडर ने लंदन में बयान दिया था। पार्टी ने उस पर क्लैरिटी दे दी है, पार्टी ने क्लैरिटी, हम मलिक साहब आई थिंक के आप फैसला कर लें, मेरा ख्याल है मैंने आपको जवाब दे दिया, आप उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि हम वो एक कन्फ्रंटेशन के पाथ पे चलें, आप चाहते हैं कि हम मैं चाहता हूँ आप हाँ या ना में जवाब दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं हाँ या ना में जवाब, वो पार्टी ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया। मैंने बड़ी पूरे मीडिया के साथ, आपका भी नुमाइंदा मौजूद था लंदन में, मैंने उसका जवाब दे चुका हूँ मैं, कि हमारी जो होगा पूरा फोकस हमारी लीडरशिप का, मियां नवाज शरीफ का, पाकिस्तान को इस भंवर से, इस दलदल से निकालना, पाकिस्तान को दोबारा 40s में हम चले गए, दोबारा 24वीं मीशत पे लेके जाना, और कोशिश करनी कि 5 साल में G20 में शामिल हो, जो कि हम लूज़ कर चुके हैं। हमारा ये होगा। जहाँ तक जो आपने फरमाया कि जो पाकिस्तान की वजूहात हैं, जो हमारी कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ हुई, जो मियां नवाज शरीफ साहब को एक कॉन्स्पिरेसी पनामा से शुरू हो गया, कामा में बाहर निकाला गया, जो मुझे 5 साल का एग्जाइल काटना पड़ा कि 20 साल मैंने टैक्स रिटर्न नहीं दी, मैंने ज़िंदगी में कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न, क्योंकि मैं फिस्कल डिसिप्लिन नाफिज करना चाहता पाकिस्तान में। इस वजह से अगर आपको जमहूरियत जितनी आपको चाहिए ना इस मुल्क में, उतनी फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एक आइटम है, वो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उसमें हमारी दूसरी एक पार्टी के सिग्नेचर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। उसके बाद तमाम जमातों के हैं, इमरान खान के भी हैं। जब उसको रेटिफाई दूसरी जमातों ने किया तो उसके ऊपर हम कर देंगे, सर ये कर देंगे एक ऑनेस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी आप बहुत ज़्यादा वजन ना दें। माजरत के साथ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने दस्तखत किए थे तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो साथ ही दुबई के अंदर मोहतरमा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, वो मुशर्रफ के साथ NRO की टॉक्स कर रही थी। तो मैं आपके COD को बहुत वज़न नहीं देता, क्योंकि हमारे सियासतदानों की एक तारीख है मेरे सामने, मैं उसको आंखें बंद करके आगे नहीं जा सकता, उसको देख के उस पर सवाल करके आगे जाऊँ। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को तो आप कम से कम कंसिडर कर लें मलिक साहब, वो एक अच्छा आइडिया है सर, उसको आप कंसिडर करिए, जो लोग आप उसको कंसिडर करिए। लेकिन फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में फिर आपके शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और मौलाना फजलुर रहमान का रोल भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जब नो कॉन्फिडेंस की मूव थी तो उस वक्त ये लोग इस्टेब्लिशमेंट से किस नोयत की इनकी इंगेजमेंट थी, वो भी आपको सच बताना पड़ेगा। जो भी है जी, जो भी उनका आप उनको ओपन मैंडेट दे, वो तमाम चीज़ों को रकम करें ताकि आइंदा लोगों को अपना ये कम से कम खदशा हो कि अगर हम कोई इस तरह की कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, तो अगर हम कोई कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए कोई गलत काम करें एक्सपोज होंगे।
तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत मिसालें जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का फैसला था वो किस बुनियादों पे लिया गया था? मेरा ख्याल है आप जनरल बाजवा पे फिक्सेट हुए। आज का प्रोग्राम, आर वी गोइंग टू हैव जनरल बाजवा के ऊपर प्रोग्राम, जनरल फैज पे, आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? आप मुझे बता दें सर। 12 अक्टूबर 99 है, फिर वो आपका ही बयान मुझे दोहराना पड़ेगा। मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते थे कि अल्लाह पे छोड़ दे, फिर अल्लाह पे छोड़ दे। यू शुड बी टॉकिंग जनरल मुशर्रफ। नहीं, देन यू शुड बी टॉकिंग जनरल मुशर्रफ। किसने सफर नहीं किया? मैंने सफर नहीं किया, मैंने सफर नहीं किया 12 अक्टूबर 99 को। क्या मैं उसी को रौनक होता? तो फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला को हिसाब किताब देगा। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगेन, दैट इज द वे फॉरवर्ड। हमें पॉजिटिव, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जिसको भी मैंडेट कौम दे, वो अपना पॉजिटिव काम करे, मुल्क की आवाम के मसाइल को हल करे, इकॉनमी को इस भंवर से निकाले। ये 16 महीने तो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से और श्रीलंका बनाने से बचाने का था। सियासत तो सबको पता था कुर्बान होगी, और हुई, उसमें नुकसान उठाया। तो बात यह है कि आप तो बड़े पॉजिटिव थिंकर हैं मलिक साहब, हम मिल के आप प्रमोट करें उस आइडिया को। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ दें, नहीं, उसका होना चाहिए। और उसका बेस्ट यही है कि इकॉनमी आप रिवाइव करेंगे, वो बेहतरीन इंतकाम है। इस कॉन्स्पिरेसी के जो रिजल्ट सामने आया है, वो तो समझते थे पता नहीं दूध और शहद की नहरें इसमें बह जाएंगी अगर उसको वो बना देंगे। एक दफ़ा 14 से शुरू हुआ, 18 में फाइनली 11 से लॉन्च हुआ, 20-11 में वो सारा ड्रामा, और फिर 20-18 में तख्त पे बैठा दिया। और जो तबाही की, सिर्फ इंतकाम इंतकाम इंतकाम, सुबह इंतकाम, शाम इंतकाम, रात इंतकाम। तो हमने वो देख लिया कि उसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और वो महंगाई देख ले, हर चीज में 22% पे है। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख के इवेंट्स आप गिनवाते हैं मुझे, उन सब में इल्ज़ाम आपका कहे बगैर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। 2014 का धरना, फैज़ाबाद धरना, इमरान खान की हुकूमत का आना, हर चीज़ में इल्ज़ाम आप उधर लगाते हैं। लेकिन जब मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पूछता हूँ तो उसमें आप बैक ट्रैक करते हैं। यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वो या शायद खकान अब्बासी का जो फार्मूला है, फिर या वो बना लें। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान ये बैठ जाएं और फैसला करें कि पाकिस्तान को मुश्किल से कैसे निकालना है। फिर ये चारों को बिठा दें इकट्ठा, बाकी सब चीज़ें माजी को भूल जाते हैं। देखिए, अदारों को बिठाने में कोई हर्ज नहीं है। अदारों को एक दूसरे के साथ विदाउट अपने डोमेन में रहते हुए, ये जो एक है ना हमारा टोटल सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन, वो नहीं हो सकती। इंटीग्रेशन के साथ आप चल सकते हैं, मेरी ज़ाती राय हो सकते गलत हो, आप चल सकते हैं। लेकिन तमाम अदारे, चाहे एग्जेक्टिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो अपना आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनको अपने अपने हदूद में आइन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो अलग-अलग 8 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाएं। तो वो तो आप, ये तो हमें आपको मुल्क को आगे लेके जाना है। तो ये तो आपको जो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, उसके अंदर है कि आगे चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। अब वो शायद का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, उसी वही जवाब दे सकते हैं। वो उसमें मियाँ नवाज शरीफ तो अगर इलेक्शन होता है तो फिर तो मैं समझूँ, अगर यानी एक हुकूमत है, एग्जेक्टिव है, तो एग्जेक्टिव का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो PMLN को होगा तो मियाँ नवाज शरीफ होंगे, किसी और जमात को तो वो होगा। लेकिन वो क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक ख़ास बंदा, आई हैव नो आइडिया। अगर PTF और एनी कोई लक अगर को उनका को गवर्नमेंट होती है तो फिर तो समझ आती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ये आप शायद खाकान साहब से पूछे कि उनकी लॉजिक क्या है इसमें। मुझे तो समझ, मेरी अक्ल से वो बाला है उनका ये लॉजिक कि वो एक दो इंडिविजुअल्स का नाम ले रहे हैं। भाई आप कहें एग्जेक्टिव का जो भी हेड हो, आप कहेंगे जुडिशरी का जो हेड हो, आप कहें जो एस्टेब्लिशमेंट जो भी हेड हो, तो वो बैठे और मुल्क को वे फॉरवर्ड करे। वो आपके सामने उसकी एक मिसाल है, अपना ये जो SIFC जो है वो ये 16 महीने में बनी है। वो एक 1 विंडो ऑपरेशन है, वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक सेंटर है। और उसके साथ हमने एक लॉ बनाया, पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड, वो आपके 2 कंट्रीज में लेटेस्ट साहब। आप नवाज शरीफ को तो वेट दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साथ बैठ जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के और चीफ जस्टिस के, जो भी हेड होगा उसके साथ बैठ जाएंगे। लेकिन इमरान खान के मामले में आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है कि नवाज शरीफ अभी की उनकी जो हैसियत है वो एक कन्विक्टेड की है, चाहे वो बहुत ही मुतनाज़ा पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे मुतनाज़ा फ़ैसला होगा। सबसे मुतनाज़ा तो भुट्टो वाला था, उनको सज़ाए मौत ही उन्होंने दे दी, लेकिन ये मुतनाज़ा 3 फैसलों में से एक फ़ैसला है नवाज शरीफ वाला। लेकिन उनकी हैसियत अभी कन्विक्टेड की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो लाइफ टाइम डिसक्वालीफाइड भी है। वो तो आप कहते हैं साथ बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरा जो जेल में है उसको आप कहते हैं साथ नहीं बैठ सकते। आपको ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ऐसे नहीं हो सकती। आपकी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन किसी और तरीके से होगी। मैं अर्ज करता, मैं आप प्रिजम्पशंस आपकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ठीक नहीं है।
नंबर एक ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन ख़त्म हो चुकी है, लाइफ टाइम जो है उस जजमेंट इज़ ओवरटेकन पार्लियामेंट के कानून से। कन्विक्शन किसने खत्म किया उनकी? उसमें खामोश है। एक सेकंड मैं बताता हूँ ना आपको, एक सेकंड मुझे बताने देना। आपका आइन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो आर्टिकल है उसमें 62(1)(f जिसके तहत उन्होंने लाइफ टाइम कन्विक्शन की थी वो खामोश है, और जहाँ आइन खामोश है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन उसको क्लियर करती है। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हो चुकी है, असम्बली पास किया, सेनेट ने पास किया, प्रेसिडेंट सेंड दी, अंडर डिस्प्यूट नहीं है, किसी जगह चैलेंज नहीं है। वो कानून जो है अपनी फाइनलिटी ले चुका है। आज इस मुल्क में नाफिजुल अमल है। जो बंदा लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई माजी में हुआ है, वो जब उसके 5 साल पूरे होंगे उसकी वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जुलाई 2022 में ये सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, अमंग अदर अमेंडमेंट्स। तो वो फाइनलिटी ले चुकी है, कोई अंडर अपील नहीं है, किसी जगह पे उसका मसला नहीं है, और वो उसके तहत ये एक तो ये ख़त्म हो गया। दूसरा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड है और ये है और वो है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब अंडर ड्यू प्रोसेस इलेक्शन लड़ते हैं और जीत के हुकूमत बनाते हैं और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं, तो फिर वो आते हैं बाई नेम नहीं, वो एज एग्जेक्टिव हेड आएंगे। तो अगर इमरान खान साहब की जमात जो है वो इलेक्शन जीत के आती है, तो वो आप तो मैं उनके प्रपोजल नवाज शरीफ साहब अभी कन्विक्टेड है सर, हेड जो भी अभी सजा याफ्ता है, वो जेल से छुट्टी लेकर इलाज की घर से गए थे, 4 साल से नहीं है, लेकिन अभी उनकी जेल टर्म है। जेल तमाम शवाहिद अवाम में सारी दुनिया में फैल चुके हैं, और कल जो फैसला हुआ है, अगर वो 30 दिन की मोहलत होती रिट्रोस्पेक्टिव, जितने आज तक पाकिस्तान की तारीख में केसेस हुए हैं 184(3) के तहत, तो वो बिल्कुल वहाँ सब कुछ आता और ये कागज़ रेत की तरह ये दीवार गिरती, और आप देखते कि एबनिशो ये पनामा हवा में उड़ जाता। अभी हम ड्यू प्रोसेस से उसको उड़वाएंगे। जो ये पनामा का ड्रामा है, ये हम हाई कोर्ट से प्रोसेस में तो हैं, तो एक दो आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब प्रोसेस के अपने जजमेंट्स आएंगे, आप उसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं मलिक साहब यहाँ बैठ के कि एज इफ इज गोइंग टू ही इज गोइंग टू बी कंटिन्यू टू बी कन्विक्टेड। तो मेरा मतलब है कि अदालतों का रोल तो ना, एक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है, एक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था, साकिब निसार साहब उसको हेड कर रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस फैसले का ऐलान किया था। उस 5 रुकनी बेंच का फैसला ये था कि 62(1)(f के नीचे जो डिस्क्वालिफिकेशन है दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो वहाँ सिंपल जिनका नाम आपने लिया है, जिनका नाम आपने लिया है, एक सेकंड, जिनका नाम आपने लिया वो खुद वाडा साहब के केस में रिपीटेडली रिमार्क्स दे चुके हैं, आपके पास लाइब्रेरी में मौजूद होंगे कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है, कह चुके हैं। ठीक है, एक ये सही है आपने नंबर, लेकिन फैसला उन्होंने ऐलान किया हुआ है, फैसला ही है सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न। अब मुझे बात तो करने था मलिक साहब, मुझे इजाजत तो देना। आइन खामोश है, आइन में नहीं लिखा लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, होता तो लिख देते वो, जहाँ 5 साल है वो 5 साल है, जहाँ कोई और पीरियड है वो पीरियड है, ये खामोश है। सर ब्रेक ले लेने दें मुझे, ब्रेक का टाइम ऊपर आ गया, ब्रेक से वापसी पे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने एक बयान दिया है नवाज शरीफ के हवाले से, वो आपको सुनवाता हूँ। इसहाक डार साहब, एक आम ख्याल ये है बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का कि वो जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है साकिब निसार साहब का और अता बंदयाल साहब का, वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा, क्योंकि या तो सुप्रीम कोर्ट उसको ख़ुद से बदल दे या आप आइनी तरमीम कर लें, उसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है पीछे। मेरी गुजारिश ये है मलिक साहब कि बिल्कुल फ़ैसला आ गया, बिल्कुल उन्होंने अपनी सवाबदीद पे डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करते हुए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की पावर कह लें, उन्होंने ये कहा कि जी 62(1)(f जो है वो ट्रिगर कर दी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, और वो एक पे नहीं की, वो मियाँ साहब के अलावा जहांगीर तरीन साहब पे भी की, और फिर इस तरह फैसल बाडी या दूसरे लोग जो हैं वो बलोचिस्तान से कुछ लोग असहाब हैं उन पर भी की। तो उसके बाद ये जो, लेकिन आइन खामोश है, तो उनका एक इंटरप्रिटेशन हो गई ना जी, कि उन्होंने कहा जी ये है, और फिर ख़ुद ही वही 1 ऑफ द 5 जजेस जब वो ख़ुद चीफ जस्टिस बनते हैं,
और फैसल वाडा का केस सुनते हैं तो वही साहब जो है वो रिमार्क्स देते हैं और रिकॉर्ड पे हैं कि जी ये मुनासिब नहीं है, ये अनफेयर है, क्योंकि जितने भी ऐसी बैंस या बार्स हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और उसमें जो इस वक्त 5 साल मैक्सिमम आपको नज़र आती है, तो उसके हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए। लेकिन ग्रे एरिया था, खामोश था, एक जजमेंट थी, रिमार्क्स बाद में आ गए, लेकिन पार्लियामेंट ने अपना कानून में तब्दीली कर दी। आपका सेक्शन 232 जो है उसमें लिख दिया कि जी 62(1)(f) जो है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसके लिए कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें लाइफ टाइम लिखी होती, उसको 5 साल कन्वर्ट करना होता तो फिर आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। चूँकि वो खामोश है, वो 62(1)(f) के आगे नहीं लिखा कि लाइफ टाइम होगी, तो वो खामोश है। एक उन्होंने अपनी सवाब दीद में, और वो सबको पता है कि उसको क्या मूड था उस वक्त। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, यानी वो आपके सामने है कि पहले तो पनामा से अकामा पे पहुंच गए वो, और फिर अकामा में फिर 62(1)(f) का सहारा लिया और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाई, उनको मैंडेट था, उन्होंने वो करना था, वो कर दिया। काश के कल जो डार साहब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, डार साहब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल में वो एक इस्टेब्लिशमेंट का हमारे जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक गठजोड़ था, जिसके नतीजे में अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। मैं वहाँ मुतफिक हूँ आपसे, लेकिन 5 रुकनी बेंच का फैसला आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, इन दोनों के दरमियान में एक खिंचाव है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं करता, ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, मैं सिर्फ फिर आप बड़ी हम्बली आपसे, आप माशाल्लाह ख़ुद बड़े इसमें ज़ीरक हैं, आप समझते हैं। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 62(1)(f) के आगे लाइफ टाइम होती तो फिर यस, आपको आइनी तरमीम की ज़रूरत थी। वो खामोश था, और जहाँ भी आइन खामोश है उसको क्लैरिफाई किया जाता है थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो कानून साजी, आम कानून साजी है, वो आइनी कानून साजी नहीं है उसके लिए दरकार। अब जितने फैसलों में, अगर उन्होंने एक नहीं, उन्होंने जितने फैसलों में लाइफ टाइम किया हुआ है वो सब के सब स्टैंड कन्वर्टेड टू 5 साल। अब पार्लियामेंट इसके बाद गुंजाइश नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं जी वो जजमेंट तो स्टैंड करेगी। अब ये जो है ये अमेंडमेंट जो है प्रोस्पेक्टिव होगी, क्योंकि ये क्लैरिटी के लिए ये अमेंडमेंट आई है कि जी 62(1)(f) के तहत 5 साल होगी, जैसे कि कई और शिकों के तहत है। मेरी तो हम्बल जो है अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये, और मैंने कई सीनियर तरीन वकला से भी बात की है, वो एक अलग बात है कि अपनी हर एक की सोच है, इंटरप्रटेशन है, पहले दिन से इसको किया। दूसरा मैं ये गुजारिश कर रहा था, यही वजह थी कि पार्लियामेंट ने, हमने नहीं, अकेले नहीं, पार्लियामेंट ने एक क्लॉज, देखिए आपके इस मुल्क में 184 के तहत बहुत गलत फैसले हुए, और उसमें हमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, मियाँ नवाज शरीफ ने सफ़र किया, मैंने सफ़र किया कि मेरा शुरू कुछ और होता है और जाके 20 साल के एक सफ़े के ऊपर मेरे का जी रेफरेंस बना दे। ओ भाई, आप FBR को तो बुला के पूछ लो। मैं इतना बड़ा प्लंदा जाके 40 साल के टैक्स रिटर्न सामने रखता हूँ, जैसे वो तो देखते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमने तो फैसला सुनाना है। भाई ये कैसा इंसाफ है? आपको पता है कि 184(3) के तहत आपको अपील का राइट नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती मानी गई है कि ये जो प्रोसीजर, जो एक्ट जो उसको रेटिफाई किया कि ठीक है ये पार्लियामेंट का हक है बनाना। एक तो मैं समझता हूँ कि अपना अदालत उज़्मा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। दूसरा ये कि प्रोस्पेक्टिव राइट हमने फ्यूचर के लोगों को दे दिया कि अगर आप 184(3) में आप सफ़र करते हैं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना उन्होंने डार साहब, रेट्रोस्पेक्टिव वाला स्ट्राइक डाउन हो गया। मैं उधर आ रहा हूँ, मलक साहब मैं उधर आ रहा हूँ, आप तो आने नहीं देते ना। उनके लिए हमने, इस पार्लियामेंट ने जो अभी ख़त्म हुई है 9 अगस्त को, इसने एक खिदमत कर दी है। चूँकि 184(3) नीचे कोई प्रोसेस नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है, तो उसमें एक अपील का राइट दे दिया, उसको प्रोस्पेक्टिव मान लिया। 2, तीसरा जो आपने कहा वो इसलिए हमने किया था कि आज तक चूँकि जो पता नहीं कई सफ़र्स हैं, मैंने अपना आपको मियाँ नवाज शरीफ वुड हैव बीन फर्स्ट कैंडिडेट। मैं वहाँ जाता, मेरे घर के सामने 40 कनाल का पार्क है, एक छोटे से चैनल से चलाया जाता है प्लान करके कि जी एक कनाल 16 मरले, और रोड वहाँ कंजेशन थी, LDA ने उसको एक्सपेंड किया। चूँकि मीडिया ट्रायल हो रहे थे, वो कर दिया जी कि मेरे घर में चली गई। वो मेरे घर में एक सूत्र नहीं गई, और वो एक 184 रात को वो चलता है, सुबह 184(3) पे नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस उस वक्त के, और उसके बाद वो फैसला होता है जी कि ये रोड तोड़ के डाल दें, इसकी कॉस्ट रिकवर कर लें। ये क्या तमाशा है?
40 साल का आज भी है वो, और उन चीफ जस्टिस को पता था कि 40 साल का है, वो मैं घर में आते रहे, उनको पता है वो, लेकिन वो प्रेशर से बर्दाश्त नहीं कर सके उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। तो बात यह है कि ये इसलिए दिया था कि ऐसे जितने केस हैं, हमारा नहीं, जो भी आज तक 184(3) के फैसले हैं, 30 दिन का ये। लेकिन नवाज शरीफ, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वाली ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की है, तो नवाज शरीफ की वो ऑप्शन जो है वो जाया हो गई है, जिसमें वो अपील कर सकते थे, अब वो ऑप्शन उनके हाथ में नहीं। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट अब होल्ड करती तो अपील कर सकते। मैं 100 वर्ड मलक साहब, कोई बात नहीं है, हमें इतना छोटा दिल रखने की जरूरत नहीं है। एक वोट से हुआ है 8-7, एक उधर होता तो ये स्टे कर जाती, लेकिन उसमें कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। हमारा भी ये था कि जितने भी हैं, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं था, ये हर एक के लिए था। आज तक के जितने, लेकिन 30 दिन दिए, हो सकता है कोई 50-100 आ जाती, जो आज तक 184(3) में अच्छी बात थी कि उनको अपील कर नहीं मिला। अच्छा, एक चीज बता दें, क्योंकि अभी वापसी के ऊपर भी एक नवाज शरीफ का इशू है कि 21 अक्टूबर को जब वापस आएंगे, तो क्या उससे पहले आप लोगों ने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करने के लिए कोई तरीकाकार तय किया? क्योंकि ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा अगर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। क्या उसके लिए आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और वो भी कर्टसी इमरान खान साहब और पीटीआई गवर्नमेंट जो पंजाब में थी, उन अदालत का फैसला था कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स के ऊपर काबीना पंजाब की उनकी ज़मानत जो उन्होंने उनको बेल आउट किया था उसको एक्सटेंड करेगी, वो करेगी। उनको तमाम रिपोर्ट्स मेडिकल दी जाती रहीं और कोर्ट्स में भी जमा हैं, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने उनको रिलीफ नहीं दी। तो एक बड़ा बोनाफाइड केस है और वो हम बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, और वो प्रोटेक्टिव बेल ऑब्वियसली हाई कोर्ट से ही होगी, और उसके लिए जो हमारी वकला की टीम है वो उसकी तैयारी कर रही है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जा रहे हैं? देखें, इस ये लीगल टीम फैसला करेगी। मैं पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं कर सकता, जब होगी तो आपको भी पता चल जाएगा अगले चंद दिनों में, जब वो जाएंगे, कमिंग वीक में जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रोटेक्टिव बेल लेंगे और वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। किसी को प्रोटेक्टिव बेल, इट इज़ प्रेसिडेंस ऑफ द कोर्ट्स को रिफ्यूज़ नहीं करते, वो इनकरेज करते हैं। अगर आप प्रोटेक्टिव बेल मांगते हैं, आप ज्वाइन कर लेकिन कोर्ट को, किसी कन्विक्टेड को जो है, किसी कन्विक्टेड के लिए प्रोटेक्टिव बेल की आज तक मिसाल ही नहीं है, नज़ीर नहीं है 75 सालों में, कोई ऐसा केस नहीं है, एक सिंगल केस नहीं। मैं वकील तो नहीं हूँ, वकला केसेस देंगे ना जी, कोर्ट करेंगे, तो आप भी देख लें, मैं भी देख लूंगा। 2-4 दिन की बात अनप्रेसिडेंटेड होगा नवाज शरीफ के लिए, जैसे वो त्यारा हाईजैकिंग की जैसे अपील लगी थी ना 9 साल बाद, वैसे ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा। जी ये हाईजैकिंग भी तो अच्छा, मतलब साहब आधी बात आप बड़े मजे से करते हैं, आधी बात आपको नदीम मलिक, आई नो ये फिट नहीं होता आप में, आपकी पर्सनालिटी में। आप पहले ये कहें कि वो हाईजैकिंग वाज ए फ्रॉड केस, और उसको अगर ठीक करने के लिए लगी है तो ठीक लगी है। अब पनामा आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि वो गलत था, मैं उस फैसले के साथ नहीं करता, तो नहीं है तो फिर तो हर चीज़ करनी चाहिए उसको फैसिलिटेट कर, उसको गिराने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। मैंने जैसे कहा कि जिस नदीम मलिक को मैं जानता हूँ पिछले 30 साल से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 97-98 में रातों को 2-2 बजे अपनी टीम के साथ, हामिद मीर के साथ, एहतशाम के साथ खड़ा होता था, वो आधी बात आज कर रहा है, आधी नहीं कर रहा। अब आपकी अपनी बात में उसका जवाब है जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर वो है को दुनिया का हाईजैकर के इसके ज़मीन पे बैठ के हाईजैकिंग कर रहा है। नहीं सर, तो फिर अगर वो नहीं है तो फिर उसको तो गिरा देना चाहिए। मैं 100% इस चीज़ का हामी हूँ कि उस चीज़ की इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस से इस्लाह होनी चाहिए, कानून तोड़ के इस्लाह नहीं होनी चाहिए। मैं 100% हामी हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उस रास्ते से जो कानून का रास्ता है उस रास्ते से नहीं। मेरे भाई आप इंतजार तो कर लेना, यू आर प्रीएम्प्टिंग टुडे कि कोई अनड्यू प्रोसेस के जरिए प्रोटेक्टिव बेल होगी भाई, और अगले 3-4 दिन का हमारे सबर नहीं, आपको देख लेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड करने का ड्रामा जो है वो इलीगल था है जी। पनामा एक इंटरनेशनल लीग था। मेरा तो दिली ख्वाहिश थी कि 450 लोगों का पूरी तहकीकात की जाए, लेकिन वो बजाय 450 लोगों की तहकीकात करने के लिए वो एक पॉलिटिकल विच हंट बना, जिसमें एक शख्स को तो टांग दिया आपने, बाकी केस का पता ही नहीं चला किधर गया। तो वो दुरुस्त नहीं हुआ, जो काम गलत है वो गलत है, मैं उसको ऑन एयर भी बोलूँगा, ऑफ एयर भी बोलूँगा। 21 अक्टूबर को लाहौर में आपकी अब तैयारी क्या है ये बता दें। जी इंशाल्लाह आप तैयारी, पूरी कौम मोबिलाइज है जी लाहौर में,
और दूसरे सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी बिग वेलकम इंशाल्लाह। फ़कीदुल मिसाल इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल होगा और मुस्लिम लीग नून के जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान में आएंगे और वो वहाँ उनसे बात करेंगे, खिताब करेंगे और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक आपको। अब आपकी मौजूदगी में 2-4 सवाल इकॉनमी के कर लें। आज डॉलर जो है 278 पे 58 पैसे पे आया है और मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि ये 250 के करीब जाए। आप बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, आप बताएं कि ये कितना रियलिस्टिक, इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को सामने रखें तो इसे कितने पे जाके अब आना चाहिए रुपये डॉलर पैरिटी को? जो फिगर आपने फरमाया है मलिक साहब 250 के करीब इज़ ए फेयर वैल्यू बिटवीन 240, 240, 250 के दरमियान। और ये बिल्कुल मैंने 2 सितंबर को इंग्लैंड से एक इंटरव्यू दिया था कि ये जो करेंसी है पाकिस्तान की, ये इकॉनमी, ये चंद स्पेकुलेटर्स के हाथों इसको होस्टेज बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्टेट मस्ट एक्ट। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट इज़ एक्टिंग और ये एक जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अब सही रास्ते पे जा रहा है और जो फॉरेन मास्टर जो है इसको नहीं आने देते थे या आने देना चाहते थे वो कम से कम उनको समझ आई है कि ये फेयर चीज़ है। तो बड़ा मैं तो बहुत खुश हूँ जी और इंशाल्लाह ही आएगा। मलिक साहब मैं बहुत यानी होपफुल हूँ कि चूँकि ये ट्रेंड जो 1999 में शुरू हुआ था, जो 2013-14 में हुआ था, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है और ये बड़ी ग्रेजुअली और पीसफुली ये वापस अपने सही रास्ते पे आ रहा है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इसका जो लॉजिकल डेस्टिनेशन है वो वही आप वाला फिगर जो है 250 के करीब, मैं समझता हूँ 240 से 250 के करीब है जी। रियल इफेक्टिव दो चीज़ों ने भी करीबन पाकिस्तान की इकॉनमी को दो चीज़ों ने बहुत तबाह किया है। एक ये 22-23% के पॉलिसी रेट ने, जितना हम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे ज़्यादा पैसे बैंकों से लेकर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हैं। और एक ये डिवैल्यूएशन है। क्या हमें IMF की इन्हीं शराइत के साथ प्रोग्राम में और आगे जाना चाहिए या IMF से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि बस काफ़ी हमारे साथ हो गई है, आइंदा से अपने ज़राए से ज़िंदा रह लेंगे? अगर मलिक साहब आपको याद हो तो मैं हमेशा डिवैल्यूएशन को, ये दोनों का बाय द वे नेक्सस है। आपने जो दोनों चीज़ें फरमाई ना जी, डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट ने मार दिया, आवाम को भी मार दिया, मीशत को भी मार दिया। मैं हमेशा कहा करता था, आज नहीं पिछले 25-30 साल से मेरी जंग यही रही है कि डिवैल्यूएशन इज़ मदर ऑफ इकनॉमिक ईवल। यहाँ से स्टार्ट होता है जब ये डिवैल्यूएशन। और जो किताबी कीड़े हमारे सूडो हैं कुछ लोग दुनिया में और इस मुल्क में भी, वो कहते हैं जी, कहते थे, अब तो मैंने देखा खामोश हो गए, कि जी डिवैल्यूएशन होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ओ भाई देखो ज़रा इमरान खान के 3 साल की डिवैल्यूएशन कहाँ से कहाँ वो ले गए थे और सिर्फ 800 मिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। $20 बिलियन से ज़्यादा नुकसान करने के बाद, 1 रुपया लेने बगैर कर्ज़ों में इजाफा करने के बाद डिवैल्यूएशन की वजह से, और जब वो आता है डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, महंगाई जब आसमान पे जाती है जैसे गई पिछले 4 साल में, और उसके नतीजे में आपको फिर ऑब्वियसली अपनी पॉलिसी रेट को वो ट्रिगर करना पड़ता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि उसमें भी 2 रेट है, एक CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसमें फॉरेन एलिमेंट का बहुत बड़ा, एनर्जी प्राइसेस, फूड पर जो ग्लोबल बहुत ज़्यादा हैं उसकी वजह से। एक आपकी कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आपने देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है पीछे रिसेंटली, तो अटैम्प्ट ये थी कि शायद 1.5% पॉलिसी रेट बढ़ने जा रहा है। वो मुझे उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। और ये मैं जब 1 साल के करीब रहा हूँ इस जिम्मेदारी में भी, तो उसमें भी मेरी यही बहस होती थी कि कोर इन्फ्लेशन, भाई एक तो ये डिमांड ड्रिवन है ही नहीं, ये तो सप्लाई ड्रिवन है। और जो हमारी एक्सटर्नल जो इनपुट है वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी कोर इन्फ्लेशन जो है वो दोनों शहरों में भी और देहातों में 20% से कम है। और जो कहते हैं ना जी कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, एंड द नेम ऑफ इंटरनेशनल मल्टीलैटरल, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो वो पॉजिटिव ही है, 22 है। भाई 20 से कम है आपकी कोर इन्फ्लेशन, 22 है, तो मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही थी। 1 से 1.5% जो पिछले चंद दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट की जो डिस्कशन मीटिंग हुई और जो प्रेस में रिपोर्ट हुई, तो ये जहाँ है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने की ज़रूरत है। और उसका पहला जो सही जो एक्ट है वो हो रहा है कि आपका रुपया सही वैल्यू पे ऊपर ग्रेजुअली जा रहा है। क्योंकि जब हमने छोड़ा था, हमने PDM की गवर्नमेंट ने, और उस वक्त उस दिन ये 287 था,
और फिर ये जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो इसने शूट की और 305, 6, 7 पे चला गया और ओपन में 325 पे चला गया। इतना बड़ा गैप था कि वही स्पेकुलेटर्स अपने चंद करोड़ या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क के खरबों जो है वो डबो देते हैं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं तो इसका हमेशा से बहुत ही इसके खिलाफ रहा हूँ। आप उसके डॉक्टर साहब हम इतने मैस में हैं, मैं कभी इतनी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं पड़ी। आज जो जिस सूरत हाल में हम हैं, अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान में पिछले जुमे से, कल सुबह अगला जुमा आ जाना है, 8 रोज़ हो गए हैं, पासपोर्ट नहीं प्रिंट हो रहे। क्यों नहीं प्रिंट हो रहे? क्योंकि लेमिनेशन पेपर वक्त पे इंपोर्ट नहीं हो सका। तो पूरे पाकिस्तान में पासपोर्ट की प्रिंटिंग स्टैंड स्टिल पे पिछले 1 हफ्ते से। तो कुछ पॉलिसी मेकर्स को तो एटलीस्ट इस पे अकाउंटेबल ठहरा के सज़ा देनी चाहिए। वक्त पे अगर लेमिनेशन पेपर भी नहीं हम इंपोर्ट कर सकते तो पासपोर्ट की प्रिंटिंग भी बंद कर दी है, तो कैसे मुल्क चला रहे हैं? मैं तो समझने से कासिर। ये बदकिस्मती है। ऐसे लैप्सेस पे बिल्कुल आई एंडोर्स, सेकंड करता हूँ आपको कि एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी लैप्सेस फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फरमा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आप बताइए वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान का? क्या हम संभल जाएंगे या ये उतार चढ़ाव चलता जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई सियासी जमात मुझे इस काबिल नज़र नहीं आती कि अपनी सादा अक्सरियत पे अपने बलबूते पे हुकूमत बना ले। और कोलिशन का तजर्बा 16 माह का हमारे सामने, हम ज़मीन पे गिर गए हैं, बिल्कुल इकॉनमी बिठा दी हमने। नहीं, इकॉनमी तो बैठी हुई थी मलक साहब, प्लीज़। एक 40 मंजिल इमारत जब 37वीं मंजिल पे आग पहुंची हो तो आपने आके तो फायर ब्रिगेड 1 मिनट में तो पूरे 37 मंजिल आग नहीं बुझा देनी। आपको जो जलाने का पूरा प्रोग्राम था और श्रीलंका बनाने का प्रोग्राम था वो डिफीट हुआ है। आपका जो सॉवरन कमिटमेंट्स को आपको डिफ़ॉल्ट करने का प्रोग्राम वो फेल हुआ है। मेरे नज़दीक ये 15 महीने कहीं मईशत के हवाले से काउंट नहीं होते, ना काउंट होने चाहिए। आपने सर्वाइव किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ अंदरूनी, मैं पब्लिकली ऑब्वियसली नहीं कह सकता, लेकिन सर्टनली बैरूनी कुव्वतें अपने देवर हेलबेंड कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस हों और पाकिस्तान के जो कुछ सेंसिटिव एरियाज़ है उसमें फिर उससे नेगोशिएशन शुरू हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक पेमेंट भी जो आपने भी सुना, मेरे आने से सितंबर एंड से पहले ये अनाउंस हो चुका था कि प्रोग्राम का वक्त डॉक्टर साहब खत्म हो गया। लेकिन ये आपके साथ हम ये बहस करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।